नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर ज्ञान प्रकाश मिश्रा, प्रधान वैज्ञानिक हूँ पूसा संस्थान में। आज हम बात करेंगे कि मूंग को कैसे लगाएं और बीज से बीज तक का सफ़र के बारे में जानकारी देंगे। मूंग जैसी एक आप जानते हैं कि एक ऐसी क्रॉप है जो बहुत जल्दी मैच्योर होती है। इसको आपका ड्यूरेशन 60 से 70 दिन का है। मूंग हम 2 बार लगाते हैं, एक समर में लगाते हैं, इसको हम ग्रीष्मकालीन मूंग बोलते हैं, और एक खरीफ में लगाते हैं। तो खरीफ की जो बिजाई है आपकी, वो जुलाई अगस्त में होती है, मतलब 20 जुलाई के बाद हम शुरू करते हैं और अगस्त में हम लेकर के लगा सकते हैं। और जो समर मूंग है उसकी बिजाई हम करते हैं जनरली मार्च में करते हैं, और आजकल किसान भाई अप्रैल तक भी उसको लेकर चले जाते हैं। तो ये हो गई आपकी बिजाई के बाद। अब खेत की तैयारी कैसे करें? जब हम खेत की तैयारी की बात करते हैं तो बलुई दोमट मिट्टी जो है वो मूंग के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। उसमें हम एक अच्छे से मतलब खेत को तैयार करेंगे, और उसके पहले एक बार पलेवा ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि मॉइस्चर का अच्छा होना बिजाई के पहले ज़रूरी है। कुछ किसान भाई बिजाई के बाद भी पानी लगाते हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं है। पहले पलेवा कर लें और खेत को अच्छे से तैयार कर लें, और उसके बाद पाटा चला करके और फिर हम खेत में बिजाई करते हैं। अब अगर बीज दर की बात करें तो खरीफ के दौरान थोड़ा सा जो बीज रेट है, ये बीज की दर है वो कम होती है। 12 से 15 किलोग्राम एक हेक्टेयर के लिए बहुत होता है। जबकि अगर हम समर में करेंगे तो पौधे की ग्रोथ जो है, बढ़वार थोड़ी छोटी होती है। उस वक्त जो बीज की दर है वो थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए। तो हम करीब करीब 20 किलोग्राम तक भी एक हेक्टेयर में ले लेते हैं, जो आपका करीब 8 किलो एकड़ के उसमें आता है। अब किस्म कौन सी लें? तो किस्म के लिए सबसे अच्छा यही होता है कि आपके आसपास में जो भी सरकारी संस्थान है, या जो भी एक अच्छा, जहाँ से आपको एक अच्छा बीज मिले। जैसे कि अगर आप पंजाब के आसपास हैं, उधर हैं, तो पूसा संस्थान आपको कुछ बीज दिला देगा जो हमारी वैरायटी है। फिर PAU है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वहाँ से बीज मिल जाएगा। फिर कानपुर में IIPR है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, उनका बीज है। तो बीज की गुणवत्ता का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अपना अच्छा कोई बीज रखा है तब तो ठीक है, अदरवाइज़ मेरा तो यही मानना है कि बीज आप नया लें, अच्छा लें, और उसको ही हम लगाएं। अब बीज ले लिया तो फिर आपको उसका एक सीड ट्रीटमेंट वाली बात आती है। तो बिना सीड ट्रीटमेंट के कभी भी बिजाई ना करें, और सीड ट्रीटमेंट के लिए आपका कोई फंजीसाइड ले लें, जैसे कि आपका कार्बेंडाजिम है, वो 2 ग्राम ले लिया प्रति किलोग्राम बीज की दर से। साथ ही साथ हम इमिडाक्लोपिड भी यूज़ करते हैं 0.2 मिलीलीटर पर केजी ऑफ बीज के हिसाब से, और वो इसको काफ़ी एक इनिशियल जो शुरुआती दौर में इसको एक स्ट्रेंथ देता है। खरीफ में तो हमने देखा है कि टेम्परेचर, जो तापमान वातावरण का कम होता है, तो जो ज़मीन में एक बैक्टीरिया होता है उसको हम बोलते हैं राइजोबियम, वो काफ़ी अच्छे से ग्रो करता है। लेकिन जब हम समर में लगाते हैं, ग्रीष्मकालीन मूंग लगाते हैं, तब उसकी जो ग्रोथ होती है ज़मीन में बहुत कम होती है। बट ऐसा है कि कभी भी लगाएं, समर में लगाएं या फिर आप खरीफ में लगाएं, दोनों ही अवस्था में सीड ट्रीटमेंट में आप राइजोबियम का भी प्रयोग करें। क्योंकि राइजोबियम को एक बार आपने ट्रीटमेंट में ले लिया, 600 ग्राम का एक पैकेट आता है, तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि वो सीड के साथ वो लग गया, और जब आपका बीज अंकुरित होगा तो वो उसकी जड़ों में चला जाएगा, और फिर वो उसमें अपने आप को उसका गुणन, या जिसको मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, वो होगा, और हमारा जो क्रॉप है वो बहुत अच्छी आएगी। क्यों अच्छी आएगी? क्योंकि ये क्या करता है, आपका नाइट्रोजन जो इसको हम बोलते हैं वो फिक्स करता है रूट में। मतलब आपको जितनी आवश्यकता है मूंग में तो जनरली हम कहते हैं कि यूरिया के तो आप एप्लीकेशन करिए ही नहीं, क्योंकि काफ़ी सारा नाइट्रोजन ये जो बैक्टीरिया है वो उसके जड़ों में गांठें बना करके वहाँ फिक्स कर लेता है। और ये सिर्फ उसी में नहीं फिक्स करता है, ये अगली क्रॉप के लिए भी 1 हेक्टेयर में अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 20 किलो तक का यूरिया छोड़ के भी जाता है। तो ये आप ज़रूर उपयोग करें। अब आता है कि खेत में एक बार आपने बिजाई कर दी तो सीड रेट का हो गया। अब कतार से कतार की दूरी खरीफ के उसमें आपकी 30 सेंटीमीटर से करीब करीब 40 ले लीजिए, और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर की हम रखते हैं। समर में ये दूरी थोड़ी कम कर देते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि थोड़ा सा वो ग्रोथ कम हो जाती है, इसीलिए आपका बीज का जो दर है वो थोड़ा बढ़ जाता है। एक बार जब बिजाई हो गई तो फिर तुरंत हम पेंडिमिथलिन का स्प्रे कर देते हैं, और ये जो स्प्रे है मैक्सिमम आपको 48 घंटे के अंदर अंदर बिजाई के कर देना है। अगले दिन कर दें तो बहुत अच्छा, उसी दिन कर दें तो बहुत ही अच्छा। उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको आने वाले करीब करीब 25 दिन तक कोई भी आप देखेंगे कि वीड आपके खेत में नहीं आ रहा है। अगर किसी कारण से नहीं भी कर पाएँ तो कोई बात नहीं, तो भी आपको 1 से 1.5 महीने, 30 से 40 दिन के बाद एक निराई गुड़ाई खेत में करनी ही पड़ती है। तो वो करके आप
अपने खेत को बीज मुक्त रखें, क्योंकि मूंग का शुरू में एक ग्रोथ का ध्यान देना है। एक बार वो 30 दिन की क्रॉप हो गई फिर तो वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है और पूरा का पूरा आपका खेत अच्छे से को कवर कर लेती है। तो जो निराई गुड़ाई का पार्ट है जिसमें कि बीज आपका खरपतवार निकालना है, वो 20 से 25 दिन में एक बार कर लें। और उसके बाद आपको ध्यान देना है कि कोई ऐसा जो खाली एरिया वहाँ पर कहीं पर बहुत ज़्यादा वीड नहीं आए। और जब आपकी क्रॉप अराउंड 20 से 25 दिन की होती है तो एक वायरस के आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। इसको हम बोलते हैं MYMIV, मूंग बीन येलो वेन मोज़ेक इंडिया वायरस या मूंग बीन येलो वेन मोज़ेक वायरस है। इसको ये समझ लीजिए कि एक पीला रोग आपके पूरे पीला जो पत्तियों को पीला कर देता है। अब ये जो रोग है ये एक छोटी सी मक्खी है जिसको सफ़ेद मक्खी बोलते हैं, इंसेक्ट है, उससे फैलता है। तो हमें इस रोग को रोकने के लिए, जो कि होता तो वायरस से है लेकिन फैलता मक्खी से है, तो उसके लिए एक इमिडाक्लोपिड का स्प्रे करना ही पड़ता है। तो आपके खेत में आपको पीला पत्ती वाला कोई पौधा दिखे उसके पहले ही ये बोला जाता है कि भाई आप 15 से 25 दिन के अंदर अंदर एक पहला स्प्रे कर दीजिए और दूसरा अराउंड 40 दिन के अंदर कर दीजिए। अगर आपने ये 2 स्प्रे इमिडाक्लोपिड का ले लिया जो कि 0.3 ml पर लीटर बोल दीजिए, या फिर अराउंड 60 से 70 मिलीलीटर 200 लीटर पानी में इसको घोल बना करके 1 एकड़ के हिसाब से इसको छिड़काव कर दीजिए। तो ये एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो MIMIV है या जो पीला मोज़ेक वायरस है ये सबसे ख़तरनाक समस्या है। एक बार अगर आ गया तो फिर पूरी की पूरी क्रॉप को ही ख़राब कर देगा। अगर गलती से आपने मतलब भूल गए हैं किसी भी कारणवश, तो भी आपको जैसे ही दिखे 2-3 पौधे दिखें तभी आप स्प्रे कर दीजिए, और जो भी पौधे आपके पीले दिख रहे हैं उसको निकाल कर खेत से बाहर कर दीजिए। उसके अलावा फिर जब जैसे जैसे क्रॉप बढ़ती है तो अराउंड 35 दिन के अंदर अंदर उसमें फूल आने शुरू हो जाते हैं। एक बार जब फूल आने लगे तो खरीफ के में तो बारिश का अपना एक तरीका है, वो होता रहता है। अगर किसी कारणवश बारिश नहीं हो रही है तो आपको ये ध्यान देना है कि भाई पौधे में कोई लक्षण दिख रहे हैं कि भाई अब बारिश नहीं है और हमें पानी देना है तो देना है। समर में हम जनरली 2 से 3 बार हम पानी देते हैं, मतलब पानी लगाते हैं। लेकिन ये ज़रूर ध्यान देते हैं कि जिस वक्त पूरा फूल आने एकदम पूरे ज़ोर से आ रहे हैं उस वक्त कोशिश करिए कि पानी उस वक्त ना लगाएं, क्योंकि उस वक्त अगर आप पानी लगाएंगे तो फिर से ये वेजिटेटिव में या फिर वो पत्तियां बनाने लगेगा। उस वक्त थोड़ा सा ध्यान दें और फूल को आने दें, फिर फलियां बनने दें। जनरली जो भी आपकी वैरायटीज़ मार्केट में चल रही हैं, जो भी अच्छी वैरायटीज़ हैं, वो 60 से 70 दिन के अंदर अंदर पक जाती हैं। तो एक बार जिस वक्त ये फलियां बनना शुरू होती हैं तो नेक्स्ट जो समस्या आती है वो आपके इंसेक्ट पेस्ट की आती है। और जनरली मैं देखा गया है कि जो फली छेदक हैं कई तरीके के होते हैं, वो इसमें लगने शुरू हो जाते हैं। तो उनको रोकथाम करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे ही आपको दिखने लगे कि अब हमारा कोई मतलब फली छेदक आने लगे हैं और कुछ पत्तियां कटने लगी हैं, उस वक्त आप इसमें स्पाइनोसेड की 60 से 70 मिलीलीटर मात्रा लेकर के वही 200 लीटर से 250 लीटर पानी में घोल बना के स्प्रे कर दें। इसमें एकदम वेट नहीं करें कि ज़्यादा होगा तभी करना है। अगर खेत में दिखने लग रहा है तो तुरंत जैसे ही दिखे आप इसका स्प्रे कर दीजिए। और अगर फिर भी आसपास में और कोई दूसरी क्रॉप है वहाँ से और ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है तो 15 से 20 दिन के बाद एक छिड़काव पुनः करें उसी दवा का। तो इससे ये पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाएगा। स्पाइनोसेड काफ़ी मतलब अच्छी दवा है। इसके अलावा अगर देखें तो नॉर्थ इंडिया में हमारे क्षेत्र में ये 2 ही मेजर समस्या है। जब क्रॉप थोड़ी सी और मैच्योरिटी की तरफ जाती है खरीफ के कंडीशन में, तो कभी कभी इसमें एक आप देखेंगे एक सफ़ेद रंग का उस पर एक वो पड़ जाते हैं, पाउडर जैसा नुमा आ जाता है। ठीक है, तो वो एक फंगस है। तो ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर फंजीसाइड डालना है, कहाँ पर ये मतलब इंसेक्टिसाइड डालना है। तो वहाँ पर अगर ऐसा कुछ आता है, अगर वो मैच्योरिटी के स्टेज में जनरली आता है तो उसके लिए घबराएं नहीं, कुछ करना नहीं है। अगर आपके फलियाँ काली पड़ गई हैं, जनरली उसी समय आता है, तो बस उसको आने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपना उसको हार्वेस्टिंग के लिए वो मूंग जो है वो तैयार रहती है। अब हार्वेस्टिंग की कब करें? 2 तरीके से मैंने देखा किसान भाई लोग हार्वेस्टिंग करते हैं। अगर आपके पास एरिया बड़ा है तब तो हम पूरा कटाई करेंगे। मीन्स मूंग में कभी ऐसा नहीं होगा कि सारी फलियां एक साथ पकेंगी। ये एक मतलब सिंक्रोनस मैच्योरिटी इसको बोलते हैं, वो नहीं है। तो जैसे ही आपकी 80 से 90% जो फलियां पक जाएं या जिसको हम बोलते हैं काली पड़ जाएं, उस वक्त आप पूरे प्लांट्स को काट दें, खेत में 2 से 3 दिन के लिए छोड़ें और फिर दवाई करके उसमें से बीज निकाल लेते हैं या सीड निकाल लेते हैं। कुछ किसान भाई क्या करते हैं, इसकी तुड़ाई करते हैं। अगर आपके पास मैन पावर है, आपके पास लेबर है, आप कर सकते हैं, तो आप 2 से 3 तुड़ाई मूंग की करें तो आपका जो ईल्ड है काफ़ी बढ़ जाती है। जनरली मूंग में हम फ्लश की बात करते हैं, मतलब जो फ्लावर आता है 2 बार में आता है। अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो पहला फ्लश जिसको बोलते हैं, पहला जो फ्लावर आएगा उसमें आपके जो फलियां बन गई वो काम आपका हो जाता है। कभी कभी किसी कारणवश आप देखेंगे कि
आप में इंसेक्ट पेस्ट लग गया, वो फूल वूल खा गए, तो फिर सेकंड फ्लश आता है। तो कोई चिंता की बात नहीं है, उसको आप तुरंत इंसेक्ट पेस्ट से कंट्रोल करें और सेकंड फ्लश को आने दें। और जब दोबारा ये फूल आएगा, फ्लश मतलब कि गुच्छे में फूल आना, तो वो जब आ जाएगा फिर उसको आप थोड़े दिन इंतज़ार करें। और बात वही है, अगर आपके पास लेबर है तब तो आप तुड़ाई की तरफ जाएँ, अदरवाइज़ 90% जब फलियाँ मैच्योर हो जाएँ उस वक्त आप इसको कटाई कर लें और फिर उसमें से बीज निकाल लेंगे। एक चीज़ बताने का रह गया, जिसमें है कि अब इसमें फर्टिलाइज़र क्या डालें। तो मूंग में क्या होता है, मूंग में फर्टिलाइज़र में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि नाइट्रोजन में के जो रूप है वो इसकी जड़ों में खुद बनता है। तो हमें डीएपी जो एक है वो 100 किलोग्राम प्रति एक हेक्टेयर के दर से हम इसको रिकमेंड करते हैं। तो डीएपी एकमात्र ऐसा इसमें कि डाई अमोनियम फॉस्फेट है, अमोनिया भी है, फॉस्फेट भी है, साथ में हम क्या है सल्फ़र को हम 20 केजी एक हेक्टेयर के लिए यूज़ करते हैं। ये करने से इसके अलावा आपको मूंग में हेक्टेयर में और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करें, यूरिया तो मेरा तो यही मानना है कि किसी भी तरीके से इसमें डालने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि हम हार्वेस्टिंग करते हैं, मूंग या उड़द जो है इसमें काफ़ी सारा प्रोटीन है, तो इसमें एक ख्याल रखने की बात होती है कि जहाँ प्रोटीन ज़्यादा होता है वहाँ पर इंसेक्ट बहुत आते हैं। तो स्टोर करते वक्त एकदम साफ़ सुथरी जगह पे रखें और कुछ दवा लगा के रखें, जिससे कि उसमें कोई मतलब तुरंत उसमें इंसेक्ट नहीं लगे। अगर आप धान या गेहूँ को देखेंगे तो उसमें इंसेक्ट का अटैक उतना नहीं होता, कि उसमें प्रोटीन की मात्रा उतनी नहीं होती है। तो जिस भी क्रॉप में प्रोटीन ज़्यादा होगा, जैसा कि मूंग में है, तो उस वक्त स्टोर करने में भी हमको एक ध्यान रखना है कि कुछ दवा लगा करके ऐसी जगह रखें, फ्यूमिगेट कर दें उस स्टोर को, तभी वहाँ पर रखना है। एक ऐसी क्रॉप है जो कि स्वयं ही नाइट्रोजन को अपनी जड़ों में, उनके नोड्यूल्स में या उनके जो गांठें हैं उसमें वो बनाती है और स्टोर भी करती है। तो जब आप अगली क्रॉप लेते हैं तो आपको कम से कम 15 से 20 किलोग्राम यूरिया कम डालने की ज़रूरत है। आप जितना भी रिकमेंडेड डोज है, आप जितना भी अपने अगली क्रॉप में डालते हैं, तो आप इन बातों का ख्याल रखेंगे किसान भाई, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।